Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट आपका इसलिए फेवरेट नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर जो है अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, बट ये आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा है, इसलिए ये आपका फेवरेट है। तो आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ ईयर 2021 का साइंस का क्वेश्चन पेपर। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि 2021 में जो साइंस था, इवन जो सारे सब्जेक्ट्स थे उनके 2 टर्म्स हुए थे, बट आई बिलीव कि बच्चों को एक वैरायटी मिलनी चाहिए क्वेश्चंस की जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन पेपर इज़ इन माई हैंड एंड येस वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, मेरे साथ बने रहिए और इस पेपर को आज हम फिनिश करेंगे इसी वीडियो में। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है तो वो पढ़ करके सुनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि कुल्हड़्स disposable cups made of clay and disposable paper cups both are used as an alternative for disposable plastic cups. Which one of these two can be considered as a better alternative of plastic cups and why? So ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली इसमें एग्जामिनर आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं। उन्होंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। एक आपको बोला है कि कुल्हड़ का कप है, दूसरा बोला है कि पेपर का कप है, और वो आपसे ये राय मांग रहे हैं कि अगर हम प्लास्टिक के कप्स को रिमूव करना चाहें और अगर हम इन दोनों में से एक ही मीन्स वैरायटी को लाना चाहें मार्केट में, तो व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द बेटर ऑप्शन। बच्चों, क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसका मीनिंग अच्छे से समझो, क्योंकि कई बार हम बिना क्वेश्चन पढ़े ही उसका मीनिंग समझे ही उसको आंसर में उसको रिप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए पेपर कप्स। वाई सो? द रीज़न इज़ दैट कि जो कुल्हड़ कप होते हैं वो बनते हैं ह्यूमस से। जो सॉइल होती है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो ह्यूमस से बनती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। क्या आंसर लिखते हैं कि पेपर कप्स शुड बी यूज्ड फॉर use in place of plastic cups. Okay, so plastic cups. What is the reason? Because kulhards are made up of uppermost fertile layer of the सॉइल। सो होगा क्या कि अगर हम सॉइल के ऊपर वाली लेयर को यूज़ करने लगेंगे कुल्हड़ बनाने में, और ऐसा तो होता नहीं है कि कुल्हड़ आप बार बार यूज़ करो, आपने कुल्हड़ यूज़ किया उसको फेंक दिया, तो होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी चाहिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल चाहिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल सॉइल चाहिए होगी। और अगर हम ये इतनी मात्रा में फर्टाइल सॉइल यूज़ करने लगे बच्चों, तो व्हाट डू यू से, देयर विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन व्हाट ट्रीज। खेती पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो क्या लिखा मैंने? सो कुल्हड़्स आर मेड अप ऑफ अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल विच इज not a good option. Okay, which is not a good option. On the other hand, paper cups can be recycled। भाई पेपर से बनते हैं पेपर कप्स, तो पेपर से बनते हैं पेपर कप्स, तो पेपर कप्स को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिसाइकिल दैम। ओके, सो पेपर कप्स कैन बी रिसाइकिल्ड एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल टू। ओके, सो पेपर कप्स क्या है? बायोडिग्रेडेबल भी है।
ओके, सो दैट इज़ वाई पेपर कप्स आर अ गुड ऑप्शन. ओके, नाउ इसी में बच्चों और करके दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है और उसी में ऑप्शन करके सेकंड पार्ट मीन्स बी पार्ट दिया है. बच्चों के पास ऑप्शन है, चाहे वो ये आंसर करें चाहे वो नेक्स्ट का आंसर करें. क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. स्टेट द रीजन व्हाई एन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ द एडिबल fruits and vegetables not reduce the effect of biological magnification. अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है कि जैसे हमने सॉइल में कुछ भी पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए तो स्लोली क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है वो उनको एब्जॉर्व कर लेती है, और जब सॉइल उनको एब्जॉर्व करती है तो वाटर के थ्रू मिनरल्स के थ्रू वो प्लांट की बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्व हो जाते हैं. ठीक है, अब ह्यूमंस क्या है, वो फूड चेन में सबसे टॉप पर एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ऊपर होते हैं ह्यूमंस. अब होगा क्या, प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को किसी और ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, फिर प्लांट जो ह्यूमंस हैं वो सबसे एंड में आते हैं. तो उनकी बॉडी में जो हमसे नीचे वाले जो हैं फूड चेन में वो जो खा रहे हैं उनकी बॉडी का वेस्ट, जो गंदी चीज़ है, जो केमिकल्स हैं, वो टॉप वाले के बॉडी में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बिकॉज दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ फूड चेन. हैंस दे absorb all these chemicals in their body. Why can ordinary washing of the edibles not reduce the effect of biological magnification? क्या हम सब्जियों को लेकर के आ रहे हैं घरों में, फ्रूट्स को लेकर के आ रहे हैं घर में, तो उनको वॉश करके क्या हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते? तो रीज़न ये होगा बच्चों यहाँ पर कि नहीं, ऑर्डिनरी वॉशिंग जो है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के इफेक्ट को ख़त्म इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, ये जो पॉइजनस चीज़ें हैं, ये जो बैड इम्पैक्ट डाल रही हैं हेल्थ पर, ये सारी के सारे केमिकल्स जो हैं वाटर के थ्रू उनकी बॉडी में, मिनरल्स के थ्रू उनकी बॉडी में, सॉइल के थ्रू उनकी बॉडी में गए हुए हैं. सो उन्होंने इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है. किसने? फ्रूट्स ने और वेजिटेबल्स ने इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया है. सो हम ऑर्डिनरी वॉशिंग से उनको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, सो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हियर यहाँ पर और करके. ठीक है, आंसर नंबर 1 ही है, ये भी हमारा आंसर नंबर 1 ही है बच्चों. व्हाट वी विल राइट हियर, यहाँ पे आंसर होना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ फूड चेन. ओके, ह्यूमन बीइंग्स कहाँ होते हैं, टॉप पर होते हैं फूड चेन पे. हैंस दीज हार्मफुल केमिकल्स get accumulated in their body, okay, from other animals. नाउ सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि वाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ एडिबल्स. ओके, हम ऑर्डिनरी वॉशिंग से जो है हम ऑर्डिनरी वॉशिंग करें अगर फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, तो फिर हम इनके इफेक्ट को कम क्यों नहीं कर सकते. तो वी विल राइट आंसर हियर, ऑर्डिनरी वॉशिंग कैन नॉट reduce the effect of these harmful chemicals because
बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब्ड in the fruits or you can say vegetables body through, किसके थ्रू गए उनकी बॉडी में बच्चों? थ्रू सॉइल, ओके, थ्रू सॉइल, ओके, के एंड सॉइल के थ्रू कैसे गए हैं वो उनकी बॉडी में? थ्रू सॉइल डिजॉल्व्ड इन वाटर मिनरल्स। ओके, सो दिस आंसर इज इनफ। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स को सबसे टॉप पे रखा गया है। टॉप पे रखने के कारण क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो उनकी बॉडी में स्लोली एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इज़ कि ऑर्डिनरी वॉशिंग के थ्रू हम इन फर्टिलाइजर्स को, इन केमिकल्स को नहीं हटा सकते क्योंकि ये प्लांट की बॉडी में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो क्या हो रहा था? वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू और मिनरल्स के थ्रू स्लोली जो प्लांट बॉडी जब कर रही थी फोटोसिंथेसिस तो वो इन चीज़ों को क्या कर रही थी? एब्जॉर्ब कर रही थी। सो हैंस ऑर्डिनरी वॉशिंग इज़ नॉट इनफ। ओके, सो नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने के लिए मिलेगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ बने रहिए वीडियो में बच्चों और नोट डाउन करते रहिए। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CBSE क्या करता है? इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देता है। और हाँ, फटाफट से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स इसका आंसर नंबर 2 साइक्लोहेक्सेन का हमें डायग्राम ड्रॉ करना है और एक तरफ हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ब्यूटेन का। ठीक है, ये यू है। नाउ साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H6। इट इज़ अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइकिल वाला कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है और ये एल्केन ग्रुप का है। सो ब्यूटेन मतलब C4H10। मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये भाई कैसे आ रहा है और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 क्यों है, तो फिर आप मेरे चैनल पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके चैप्टर है जो कि क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उसमें आराम से देखिए कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ओके, सो C6H6 को बच्चों कुछ इस तरीके से बना दें। अगर हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखो, ये देखो, ठीक है, डोंट गेट सरप्राइज। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। सो 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 4 होगी। 1 2 3 4, इस कार्बन की भी, सॉरी यहाँ पे C6H12 होगा बच्चों। सो C6H6 जो होता है ना वो बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, सो ये हो गया। ये देखो, हर कार्बन के साथ ना 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हेक्स का मतलब होता है 6। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सो 2, 4, यानी कि कार्बन को अपनी आउटर मोस्ट शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है अपने नेबरिंग एटम्स के साथ। सो कार्बन ने 1 2 3 4 बनाया, इस 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 भी कार्बन ने ऐसा ही किया। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? लेट्स सी हियर। सबसे पहले मैंने 6 कार्बन बना दिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ने ना 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखो मैं हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ। 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, ये हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको सर्कल से बना लेते हैं इस तरीके से। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो,
ठीक है। नाउ हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरीके से, ये वाला भी हाइड्रोजन ऐसे ही करेगा। देखो हर हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं उसके सर्कल के अंदर, ये देखो। अब कार्बन के पास कितने होने चाहिए भाई, कार्बन क्या कर रहा है अपने पड़ोसियों से, एक कार्बन का अगर हम देखें तो उसने कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनाया है। एक कार्बन अपने इस वाले पड़ोसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस वाले पड़ोसी के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और बाकी दो हाइड्रोजन तो है ही उसके साथ। तो कुल मिला के कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो उसने ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने ये देखो ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गया, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं एन। बच्चों एन जिस भी नाम के पीछे लगा होता है उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया हमने कार्बन और कार्बन के बीच। नाउ हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। नाउ ये कार्बन क्या करेगा, हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, जहाँ भी आपको बॉन्ड दिख रहा है ना वहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखो जहाँ पर भी मैंने ऊपर लगाए हैं ना वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन लगा दो बच्चों, ये देखो, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर लेगा, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से कार्बन ने क्या किया, सॉरी हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। कार्बन कहेगा भैया तुम्हारा काम तो हो गया, चलो अब एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ भी शेयर करो और एक पड़ोसी कार्बन के साथ। देखो इस तरीके से, ये देखो कितना स्मूथली बनता है मक्खन के ऐसा, ये देखो। हाँ मक्खन ही मत समझना, मतलब आई मीन टू से इट विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, आपके हाथों की सफाई कैसी है स्ट्रक्चर बनाते वक्त। कुछ बच्चे होते हैं ना वो सर्कल की जगह बर्कल बना देते हैं, लाइक वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं, बट हमें इलेक्ट्रॉन का जब हम लिख रहे हैं कार्बन के पास तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सर्कल बनाएंगे तो क्या सर्कल के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ब्यूटीफुल थिंग्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, एवरीबडी लाइक्स ब्यूटी, सो आपके काम में भी ब्यूटी होनी ही चाहिए, ओके। सो आई विल रीड नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बना लो इसको जल्दी से, ओके। सो नाउ आई होप यू हैव डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद, एक अलग से कॉपी बनाओ, ठीक है, PYQ की, और बार बार देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है भाई, PYQ से तो बच्चों क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, CBSE का रूल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लिए ना 10 ईयर्स के, सो आपके 90% से तो ऊपर आएंगे और वो कोई नहीं रोक सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव फॉर क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। कंपेयर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो सिंपल सा आंसर है, मेंडलीव की पीरियोडिक जो टेबल है, वैसे तो ये वाला चैप्टर इस साल है नहीं कोर्स में, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी क्योंकि आई एम कंप्लीटिंग दी पेपर। सो इसमें लिखा है कि मेंडलीव ने जो क्या क्राइटेरिया रखा था अपना पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने के लिए। सो मेंडलीव ने जो है एटॉमिक मास के बढ़ते हुए फॉर्म में रखा था, ठीक है। सो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, मेंडलीव kept elements in increasing order of atomic mass, okay, in his periodic table. नाउ सेकेंड थिंग वो पूछ रहे हैं कि भाई आइसोटोप्स के लिए क्या क्राइटेरिया था मेंडलीव की टेबल में और मॉडर्न टेबल में। मॉडर्न टेबल हम लोग आजकल पढ़ते हैं जो हेनरी मोज़ले और नील्स बोर ने दी हुई है, एंड मेंडलीव को ज़्यादा क्रेडिट जाता है बच्चों क्योंकि मेंडलीव वॉज द फाउंडर,
उनके दिमाग में आइडिया आया कि पीरियोडिक टेबल नाम की कोई चीज़ हो सकती है और किस तरीके से डिज़ाइन की जा सकती है। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू मेंडलीव। मेंडलीव जब ये रिसर्च कर रहे थे तब लोगों ने इतना रियलाइज़ नहीं किया कि ही इज़ डूइंग अ वेरी वेरी गुड वर्क, बट हुआ क्या, व्हेन ही वॉज डेड, व्हेन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, आफ्टरवर्ड्स इट वॉज रियलाइज्ड कि येस there is a big contribution of Mendeleev in the discovery of proper placing of the elements in the periodic table. So to honor him, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए देयर इज वन एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड मेंडलीवियन, उनके नाम पर उस एलिमेंट का नाम रख दिया। Okay, so he did not get Nobel Prize when he was alive, but after his death he was honored in this way. Okay, so next is कि भाई आइसोटोप्स के लिए तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी नहीं थी, और सेम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों। सो नंबर की फॉर्म में दिया है, तो आइसोटोप्स तो वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। सो नो प्लेस वॉज गिवन। ओके, सो वी कैन राइट no place for isotopes. Okay, no place for isotopes in Mendeleev's periodic table and दोनों सेम हो गए, in Mendeleev's periodic table and इसको समझ जाना, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन बाय इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि रेटेड है 1100 वॉट पे, वो ऑपरेट करता है 220 वोल्ट पे, तो हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, सो दिस इज आंसर नंबर 4 एंड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फिजिक्स प्रेशर हो गई है, प्रेशर नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। फिजिक्स से प्यार करो, इसको दुलार करो, ओके, इसको बच्चे की तरह समझो। सो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग है 1100 वॉट, वॉट से समझ जाओ कि ये पावर दी हुई है 1100, ओके, वॉट, ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, सो 220 वोल्ट, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट करनी है करंट। तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, पावर वाला, करंट वाला, वोल्टेज के टर्म्स में याद आ रहा है कुछ? अच्छा, क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है, P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सो आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर पी। सो वोल्टेज कितनी है, 220 का स्क्वायर है ना, और पावर कितनी है 1100। ठीक है, सो 0 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, सो 44 ओम। ये तो आ गया क्या, रेजिस्टेंस। नाउ हमें करंट भी निकालनी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, सो V इक्वल टू P ओवर आई। अब पावर कितनी है, पावर है 1100 और करंट तो हमें निकालनी है भाई, तो करंट जो है हम इधर ले आ रहे हैं, वोल्टेज हम इधर ले आ रहे हैं, करंट ये हो गई, वोल्टेज उसके नीचे चले गई, और वोल्टेज कितनी है 220, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 11 2 जा, तो 5 एम्पियर की आ गई क्या हमारे पास करंट। तो है ना सिंपल। देखो डरने से कुछ नहीं होगा, डरना तो है ही नहीं ना सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का, डरोगे तो गलतियाँ करोगे, प्रेशर बढ़ेगा डरोगे तो उस प्रेशर को सहन करना है, फ्लोट करना है उस प्रेशर में। अच्छा, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 में एक और ऑप्शन दिया है, अगर आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव वन मोर ऑप्शन, ओके, और वो ऑप्शन क्या कहते हैं, लेट अस सी। तो क्वेश्चन जो है दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं बच्चों ऑप्शन में, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा, मैं डायग्राम एक बार बनाती हूँ। सो यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाए, बिकॉज
डायग्राम के बिना आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से ये एक अमीटर लगा हुआ है सर्किट में और यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, ये लगी हुई है की, और ये देखो सीधा बनाया ना। चलो ये 10 ओम दे रखा है, ये 20 ओम दे रखा है बच्चों, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, बस इतना सा काम करने के वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस बताना है। नाउ कैन यू सी इन द फिगर कि हाउ मेनी रेजिस्टेंसेज आर गिवन, हाउ मेनी रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। आई कैन सी कि ये तो एक रजिस्टर कनेक्ट है भाई, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया ये R1 है, ये दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है, मैंने मान लिया ये R2 है, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ये मान लिया R3 है और ये मान लिया R4 है, एंड देन यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा है जो कि R5 है। नाउ यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 5 रजिस्टर्स। कैसे करोगे? कुछ समझाइए टीचर से ट्रिक कैसे करना है रेजिस्टेंसेस को सॉल्व। नहीं समझाई है तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी देखो, अभ्यास इंस्टीट्यूट पे बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ करके। ओके, एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वाई दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ पर देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये होता है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है जो बड़ा वाला होता है, यहाँ से करंट रिलीज हुई, करंट यहाँ गई, यहाँ गई, ये देखो इस पॉइंट पे आके करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। ऊपर भी रजिस्टर है, नीचे भी रजिस्टर है, दो पाथ हो गए करंट के जाने के लिए, तो करंट हो गई डिवाइड। सपोज क्या इसमें करंट गई I1, इसमें करंट गई I2। अभी ये वाली जो करंट है तो अपना चली गई भाई, किस में चली गई I1, R2 में। ये जो I2 है ना, इसको तो जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो यहीं से घूम करके यहाँ आना होगा ना, तो I2 इसमें भी जाएगी और I2 इसमें भी जाएगी, ये दोनों रजिस्टर्स में क्या जाएगी, सेम करंट, और फिर फाइनली यहाँ पर आकर I1 और यहाँ पर आकर I2 मिल जाएगी, तो I1 प्लस I2 दोबारा से क्या बना देगी, अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपने डेरिवेशन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसमें आपने एक चीज़ सीखी थी, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। तो सोचो अगर मैं सबसे पहले छोटे से लेना शुरू करूँगी छोटे से बड़े की तरफ सर्किट को ना, हमें कह सकते हो कि उसके कंपार्टमेंट्स को पहले सॉल्व करते हुए चलना है। तो देखो R3 और R4 किस में है, सीरीज़ में है, तो सबसे पहले हम सीरीज़ में सॉल्व करके चलते हैं। सो R3 एंड R4 आर इन सीरीज़। जब हमने इनको सॉल्व किया तो मान लिया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, और सीरीज़ में सॉल्व करने का फॉर्मूला R3 प्लस R4 यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20 ओम। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं जो समझा रही हूँ मैं पूरा सर्किट नहीं बना रही हूँ, क्या कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर्किट सॉल्व करने के बाद। देखो बच्चों यहाँ पर जो सर्किट, यहाँ पर जो रजिस्टर है वो R1 है और वो 10 ओम है, ठीक है, ये R2 है और ये कितना है 20 ओम, और ये दोनों को सॉल्व करके ना मुझे R डैश मिला 20 ओम। दिस इज़ क्लियर बच्चों, ये R डैश आया किसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया R डैश, तो R डैश कितना है 20 ओम है, एंड देन ये 20 ओम ये क्या है R5, ठीक है। नाउ मैंने बताया कि कंपार्टमेंट्स को सॉल्व करो, ये कंपार्टमेंट बीच में आ रहा है, अगर ये पूरा एक हो जाए तो करंट इसमें और इस पूरे डिब्बे में और इसमें तीनों में सेम करंट जाएगा। तो हम R2 और R डैश को सॉल्व कर लेते हैं। R2 एंड R डैश आर इन पैरेलल, ये किस में है बच्चों, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में हमने मान लिया R डबल डैश, सो R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R डैश, पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं। सो 1/R2 का मीन्स 1/20, R डैश का मतलब 1/20। सो एलसीएम ले लो, या फिर मेरे को तो ऐसे ही सॉल्व करना आता है 1/x प्लस 1/x इक्वल टू 2/x, तो क्या मैं इसको 2/20 लिख सकती हूँ, यानी कि 1/10 लिख सकती हूँ। सो 1/R डबल डैश इतना आ गया, यानी कि R डबल डैश कितना आ गया बच्चों
10 ओम, ठीक है। अब देखो, क्या मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकती हूँ, ये दोनों को सॉल्व करके मुझे एक मिल गया है, वो कितना है 10 ओम, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है R1, ये क्या है R डबल डैश, और फिर एट लास्ट ये कितना है R5, कितना है 20। क्या तीनों में सेम करंट जाएगी? बिल्कुल। सो तीनों सीरीज में हो गया। एंड फाइनली हमें कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम उसको R मानेंगे, सिर्फ R। सो R इज इक्वल टू R1 R डबल डैश प्लस R5। सो R1 कितना है 10, R2 10, R5 20। सो कुल मिला के आ गया आंसर कितना 40। यानी कि हमारा आंसर है कि 40 ओम जो है दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो कहाँ चली गई कैप? ओके, सो इस तरीके से हमने जो है सॉल्व कर दिया है बच्चों। एंड यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से। ओके, नाउ वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, और मेरी क्लास में जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो बायोलॉजी में बच्चों का अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो उनके चेहरे बता देते हैं कि उनको बायो करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखो, वो लिखा है कि सजेस्ट एनी 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन देम। सो दिस इज़ नॉट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एवरीबडी नो द आंसर। क्या होना चाहिए भाई, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो क्या मैथड्स हैं? मैथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सबको आना चाहिए भाई, ठीक है। तो पहली मेथड है केमिकल मेथड, ले लो। केमिकल मेथड में क्या दिया जाता है, ओरल पिल्स, ठीक है। ये जो ओरल पिल्स होती है ना, ये दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन मेथड। केमिकल मेथड में ओरल पिल्स दे दिया जाता है जिसके कारण बॉडी में हार्मोनिकल चेंजेस हो जाते हैं। अगर फीमेल जो है ओरल पिल्स को ले रही है तो उसकी बॉडी में एग्स जो होते हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे, तो हार्मोनिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। हार्मोनिकल चेंजेस स्लोली होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोनिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड हो सकता है बच्चों, वो हो सकती है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो है वो, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई पिल नहीं खानी है, ठीक है। सो बैरियर मेथड में क्या करना है, कॉन्डोम्स का यूज़ किया जा सकता है। कॉन्डोम्स का यूज़ सबसे सेफ मेथड माना जाता है, ठीक है। सो कॉन्डोम से होता क्या है कि जो स्पर्म्स होते हैं और जो एग होते हैं उनके बीच में एक बैरियर आ जाता है, मीन्स दे डू नॉट फ्यूज़ ईच अदर, वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो है कॉपर टी का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कॉपर टी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक और मेथड है जो कि है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जो मेल होता है उसका वास्ट डिफरेंस जो है कट में थोड़ा सा कट करते उसको बांध देते हैं, और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं, कट करके थोड़ा सा बांध देते हैं, तो जिसके कारण उन मतलब फीमेल्स में एग बाहर नहीं आ पाते और मेल में स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते। तो दिस इज़ अ मेथड जिसमें थोड़ा सा लिटिल बिट क्या हो जाता है, ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन कह सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ बच्चों, ये जो मेथड है ना फैमिली प्लानिंग्स की, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और ब्रीफ में पढ़ के जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इसलिए है कि आपका एंटरटेनमेंट किया जाए, ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत जनरल सी बात है। एंड जिस तरीके से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है ना अर्थ पर, सो अर्थ भी उस लोड को कहीं ना कहीं सह नहीं पा रही है। सो एवरीबडी शुड नो हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड दिस इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम एजुकेटेड हैं सो वी शुड नो, इसमें कोई शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपने ये पढ़ा दिया, हाँ इस बुक में तो ऐसे दिया, नहीं, दिस इज़ वेरी कॉमन इन साइंस क्लास, ये सब चलता है। ओके, नाउ
Mendel crossed two pea plants with visible contrasting characteristics and found that there were no halfway characteristics in plants of F1 progeny. Explain the reason for this observation of Mendel. Mendel ने क्या किया, उसने टू पी प्लांट्स का वो किया, क्या क्रॉस किया. फॉर एग्जाम्पल उसने टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल प्लांट, उसने क्या लिया, प्योर डॉर्फ प्लांट लिया. अब जब उसने क्रॉस किया बच्चों तो कुछ इस तरीके से बना. हालांकि मुझे पता है आपको आता है, बट फिर भी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो आई शुड टेल यू. इस तरीके से भाई F1 प्रोगैनी में ये F1 हो गया, ठीक है, ये F1 जनरेशन हो गई, ये F1 प्रोगैनी हो गई. यहाँ पर F1 जनरेशन में वी कैन सी दैट ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में डोमिनेंट करेक्टर जो है ना वो कैपिटल टी है. सो ये टॉल मिला, ये भी टॉल मिला, ये भी टॉल मिला और ये भी क्या मिला, टॉल मिला. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है वो ये कह रहा है कि मेंडल ने टू पी प्लांट्स को क्रॉस किया विद विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जिनके जो कैरेक्टर्स थे ना वो अलग अलग थे, विजिबल थे. एंड उसने ये पाया कि नो हाफवे कैरेक्टर्स इन प्लांट इन मतलब उनके कहने के अनुसार कि पहली जनरेशन में कुछ टॉल भी होने चाहिए थे और कुछ शॉर्ट भी होने चाहिए थे. ठीक है, तो बट वो कह रहे हैं कि F1 जनरेशन में ऐसा हुआ ही नहीं, सारे के सारे एक जैसे मतलब करेक्टर्स देखने के लिए मिले. तो इसका रीज़न क्या है, तो मेंडल ने इसका ये रीज़न दिया कि जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं ना F1 जनरेशन में सिर्फ वही देखने के लिए मिलते हैं. सो डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर विजिबल इन F1 जनरेशन. ओके, सो जो करेक्टर्स दिखाई देते हैं बच्चों उनको हम बोल देते हैं कौन से, डोमिनेंट करेक्टर. एंड द अदर्स विच आर नॉट सीन इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में नहीं देखे जाते वो कौन से होते हैं, दे आर रिसेसिव. ओके, वो रेसेसिव होते हैं. समझ में आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, मतलब इसी में एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर. ओके, ये बहुत बड़ी आप कह सकते हो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे कंट्री में कि अभी भी कुछ जगहों पर जहाँ पर पीपल आर नॉट वेरी एजुकेटेड वहाँ पर अगर कोई भी संतान होती है और हमारे यहाँ जेंडर का ना बहुत ज़्यादा वो किया जाता है. हमारे यहाँ मतलब हमारी कंट्री में जेंडर का बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है. तो अभी भी अगर किसी घर में लड़की हो जाती है और उनको डिमांड होती है लड़के की तो वो उसका पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो लेडी पे डालते हैं. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए कि जो सेक्स है बेबी का, ठीक है, जो सेक्स है चिल्ड्रन का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर, ना कि मदर. देखो कैसे. अब होता है कि जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक मेल होता है, एक फीमेल होती है. ठीक है, अब होता है क्या है बच्चों, हर किसी की बॉडी में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ मैं, 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है और आंसर नंबर भी 6 हुआ. अब ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ना, इसमें 22 पेयर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दोनों में सेम होते हैं. प्लस 1 जो लास्ट पेयर होता है, लास्ट का जो 1 पेयर होता है, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. ये बात समझ लो. ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में चाहे वो मेल की बॉडी हो चाहे वो फीमेल की बॉडी हो, उनकी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब 44 क्रोमोसोम मेल में और फीमेल में आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे. बट एक लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा, वो अलग होगा. ठीक है, देखो मेल की बॉडी में क्या होगा, XY, और फीमेल की बॉडी में क्या होगा, XX. अब होगा क्या, इफ़ इन केस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल का X फीमेल के X से जुड़ता है तो क्या बनेगा, XX. यानी कि XX, X किसका है,
गर्ल के लिए, ठीक है। फीमेल में दोनों आइडेंटिकल होते हैं क्रोमोसोम्स, एक्स और एक्स, और एक्स जब एक्स से मिलता है ना तो एक्स एक्स है किसका, फीमेल का, तो जाहिर सी बात है अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हुआ, मेल का क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिला तो क्या बना, गर्ल चाइल्ड। अगर इसका एक्स दूसरे एक्स से मिला तो भी क्या बनेगा, गर्ल। बट अगर इसका वाई और इसका एक्स मिला, एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई किसका होता है, बॉय का, मेल का। और अगर ये वाला y इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई, किसका, बॉय का। सो व्हाट कैन यू सी एट लास्ट बच्चों, क्रॉस हुआ, स्पर्म एग से मिला, क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन हुआ, एट लास्ट हमको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें से 2 ऑप्शंस गर्ल वाले हैं, 2 ऑप्शंस बॉय वाले हैं। अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिलेगा तभी तो बॉय बनेगा ना, तो यानी कि ये सब की सब चीज़ें किस में इनहेरिट हैं, ये इनहेरिट हैं मेल के क्रोमोसोम से। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर, नॉट फीमेल। सो दिस इज क्लियर, डूइंग सो वेल, एंड मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी अगर आप मेरी वीडियो पे स्टार्टिंग से बने हुए हैं। एंड प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और ये PYQ करे बिना एग्जाम में ना जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सो बायो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, एंड दिस इज़ बेसिक साइंस। बच्चों क्लास 10th की साइंस जो होती है वो बेसिक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेम द पार्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, वेयर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है जहाँ पर हम कॉपर टी लगाते हैं, तो कॉपर टी हम कहाँ लगाते हैं, आंसर नंबर 7, पहला पार्ट यूट्रस में। ओके, सो यूट्रस में, UTERUS, यूट्रस में हम कॉपर टी लगाते हैं, प्लेस करते हैं, विच इज़ ब्लॉक टू प्रिवेंट दी ट्रांसफ़र ऑफ एग्स। सो इसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। देखो होता क्या है बच्चों, हमारा जो ओवरी होती है ना, सो ओवरी में हमारे एग्स बनते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी ओवरी में, और 28 से लेकर 30 डेज़ की साइकिल होती है, हर मंथ एक एग जो है वो रिलीज़ होता है। वी हैव 2 ओवरीज, सो एग रिलीज़ होता है, और एग रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में जब जा रहा होता है, सो इफ़ इन केस उसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो वो एग क्या रहता है, अनफर्टिलाइज रहता है, एंड देन ड्यूरिंग पीरियड्स इट कम्स आउट एज इट इज़ कॉल्ड मैंसुरेशन साइकिल। ओके, सो करते क्या हैं कि कुछ लोग जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिनको बेबीज़ नहीं चाहिए, जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना, जिनको कंसीव नहीं करना, वो अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट करती हैं, जिसमें कॉपर टी मेथड है। कॉपर टी में एक टी टाइप की डिवाइस होती है जो कि मेटल की बनी होती है, उसको लेडी के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। अब यूट्रस से कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब, सो फैलोपियन ट्यूब, और इसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है। यहाँ से ना एग बाहर नहीं आ पाता, मतलब एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हो पाता, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल्स एज ओवा टेक्स प्लेस। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ पर बनता है ओवा, कहाँ पर बनता है ओवा। सो ओवा कहाँ बनता है, ओवरी में। अभी मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो होती है वो क्या करती है, वो करती हैं प्रोडक्शन ऑफ एग, ठीक है। नाउ फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मदर की नाभल जो होती है, नाभि जो होती है, उससे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उससे कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा जो होता है ना बच्चों, एक पाउच जैसा है जिसके अंदर बेबी 9 मंथ के लिए होता है, और बेबी को सारा न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा में ही मिलता है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। सो फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, सो एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, सो वेयर, प्लेसेंटा। इसका आंसर होगा प्लेसेंटा।
ओके। सो प्लेसेंटा में ना बेबी इज़ लाइक टोड जानते हो, एक मेढक का बच्चा। सो वो क्या कर सकता है ना, वो बहुत अच्छा स्विमिंग कर सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर होता है एमनॉटिकल फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में ना बेबी स्विम करता है, ठीक है। सो सारा का सारा जो भी कुछ चाहिए बेबी को न्यूट्रिशन, वो सारा का सारा मदर के ब्लड से कहाँ पर मिलते हैं, प्लेसेंटा में। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाट आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। एक मिनट मैं इसको मिटा देती हूँ। देखो, what are human made ecosystems? Give an example. Can a human made ecosystem become a self sustaining ecosystem? Give reason to justify your answer. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि ह्यूमन के बनाए हुए इकोसिस्टम कौन से हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब बहुत सारे बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन के बनाए हुए इकोसिस्टम कौन से हैं, मतलब आर्टिफिशियल बच्चों। आर्टिफिशियल में आपका जू हो गया, ठीक है, आपका वो हो गया क्या, पॉन्ड हो गया, ठीक है, और कहीं कहीं पे आर्टिफिशियल जंगल भी बना दिए जाते हैं। सो ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स है, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, जू लिख देते हैं, पॉन्ड्स लिख देते हैं, एक्वेरियम लिख देते हैं, एक्वेरियम भी तो होता है ना, और वाइल्ड फील्ड्स लिख देते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह हो सकती है, एटसेट्रा। गिव एन एग्जाम्पल। कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन सकता है क्या, मतलब मछली है जैसे, ठीक है, हमने एक्वेरियम बनाया। सो एक्वेरियम में क्या होगा, मछली जो है, फिशेस जो हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, क्या वो सेल्फ सस्टेनिंग हो सकते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है, क्या वो खुद अपना भरण पोषण कर सकते हैं। कितने दिनों तक कर सकते हैं, 4 दिनों तक नहीं कर सकते, नहीं। सो यहाँ पर जो है साफ सी बात है कि हमने क्या किया, हमने जू बनाया, हमने एक्वेरियम बनाया, एक्वेरियम में हमने फ़िशेस को रखा। अब जो फ़िशेस हैं ना, वो क्या कर सकती हैं, वो क्या अपना भरण पोषण खुद कर सकती हैं। एक्वेरियम में नहीं ना, आपको फूड टाइम टू टाइम देना होगा, आपको एक्वेरियम को क्लीन भी करना होगा। अगर आप वहाँ पे वाटर रिसाइकिल नहीं करते, वाटर चेंज नहीं करते, तो वहाँ का इकोसिस्टम तो ख़राब हो जाएगा और वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो इट कैन नॉट बी अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। वी हैव जस्टिफाइड our answer already. State the reason. Now question number 9. क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसका आंसर आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। नाउ आंसर नंबर 9 क्या कहता है, स्टेट द रीज़न वाई कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से आया हुआ है। सो कार्बन कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स बनाती हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन कंपाउंड कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है आपस में। दे आर नॉट लाइक आयनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स एक ने दिए और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, रिसीव किया, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। सो कार्बन कंपाउंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विच आर मेड अप ऑफ sharing, which are made up of sharing of electrons. Hence they are weak in
नेचर। ओके, सो दे आर वीक इन नेचर। सो उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है, हैंस दे आर वीक इन नेचर। सो कार्बन कंपाउंड्स हैव लो melting and boiling points। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हो गया। नंबर 2, कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयन ही नहीं देते, वो ब्रेक उनको करते हैं तो वो आयन नहीं देते। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है, आयन करते हैं ना। सो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो जब उनको ब्रेक किया जाता है, नंबर 2 में आंसर लिख देती हूँ, व्हेन कार्बन कंपाउंड्स ब्रेक, they do not dissociates, dissociates, dissociate into charged ions, so they do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है चार्ज पार्टिकल्स की। तो जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स को ब्रेक किया, ब्रेक करके हमने देखा कि उन्होंने चार्ज आयंस नहीं दिए। जिस तरीके से NaCl है, NaCl को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो Na+ और Cl- देता है, बट यहाँ पर क्या है, कार्बन के कंपाउंड CH4 है तो वो C+ और H- थोड़े ना देगा, नहीं देता, तो चार्ज पार्टिकल्स नहीं देता, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या रहा है, कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, कार्बन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। कार्बन यहाँ पे हम लिख देते हैं, कार्बन फॉर्म्स ओनली covalent bond because they have 4 electrons, in their outermost shell, hence टू रिसीव। देखो, अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का नंबर क्या होता है 6, सो 2, 4। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 8 करने होंगे उसको के L शेल में ना, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 है ना, अभी 6 हैं टोटल, तो 4 और ले लेगा तो 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं उसके पास, 6 ही हैं, सो 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों। अब अगर कार्बन चाहता है कि मैं सिर्फ K शेल ही पूरा कर लेता हूँ, मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता हूँ, मतलब मैं C+4 बना देता हूँ। C-4 वो क्यों नहीं बनाएगा, C-4 वो इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं हो सकते 6 प्रोटॉन्स के कारण। बट अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, C-4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कार्बन क्या बनाएगा, C+4। सो C+4 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं है। हैज़ टू रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ह्यूज amount of energy is required, which is not possible for carbon।
ओके, सो ये आप आंसर लिखोगे, ठीक है। कार्बन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत प्यार से पढ़ना। मैं पढ़ाने वाली हूँ एक वीडियो ऑलरेडी जो है, मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट में कार्बन वाला चैप्टर दोबारा से पहले से ही है, और आई ट्राई टू टीच यू अगेन, बट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्बन चैप्टर। ओके, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। ओके, नाउ यहाँ पर एक ऑप्शन में, इसी के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये कहता है कि सेम चैप्टर से आ रखा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन में है वो ये कहता है, ओके, सो बी पार्ट जो है वो ये है कि व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज, फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। स्टेट हाउ इन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। सो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भाई होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर होमोलोगस सीरीज़ की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, a series of carbon compounds which have same फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये समझ लो, सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि कुछ कार्बन कंपाउंड जो कि सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनमें से H को रिप्लेस करके कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, विच आर सेम फंक्शनल ग्रुप, एंड ईच सक्सेसिव member of the series is differ का मतलब क्या है, चेंज होना, ठीक है, is differ by preceding member of the series. So each successive member of the series is differed by preceding member of the series by CH2 group. होल्ड डाउन, हाँ मैं समझा रही हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, जैसे मैंने एल्केन फैमिली ली बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने एल्केन फैमिली ली, तो एल्केन फैमिली में जो पहला मेंबर होता है वो होता है मिथेन, दूसरा मेंबर होता है इथेन, तीसरा मेंबर होता है प्रोपेन, फिर क्या होता है ब्यूटेन। आपको याद करनी पड़ेगी। आप देखो, ये पहला मेंबर है तो ये उसके बाद का, ये दोनों सक्सेसिव मेंबर हैं, ये दोनों सक्सेसिव हैं, ये दोनों सक्सेसिव हैं। जरा कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस देखना, एक कार्बन का अंतर है और 8 होगा, और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। सेम यहाँ पर देखो, सेम यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यानी कि हर एक सक्सेसिव मेंबर जो होगा सीरीज़ का, वो अपने प्रीसीडिंग मेंबर से CH2 ग्रुप क्या होगा, आगे होगा, and they all will have same functional group, means they all will belong to the same family। अगर मैं अल्कोहल फैमिली की बात करूँ, तब भी अल्कोहल फैमिली की बात करूँ तो पहला मेंबर CH3OH, दूसरा मेंबर C2H5OH, तीसरा मेंबर C3H7OH। तो ज़रा देखना हर प्रीसीडिंग और सक्सेसिव मेंबर में कितने का अंतर है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। समझ गए? नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ में। मतलब जाहिर सी बात है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ेगा ना। मतलब जब हम यहाँ पर आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तब देखो जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालूं तो कार्बन का कितना होता है 12 + 4 16 हो जाएगा। इसका देखो 12 2 जा 24, 24 + 6 30 हो गया, ठीक है। और इसका कितना हो गया 36 + 8, 36 + 8 कितना हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, होमोलोगस सीरीज़ के ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। मतलब कार्बन चेन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ये अगर ब्यूटेन की मैं बनाऊँ तो पेंटेन की कैसे बनेगी, 5 कार्बन, हेक्सेन की क्या बनेगी 6 कार्बन, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ को बढ़ेंगे, किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के ग्रुप में या किसी फैमिली में जब हम नीचे की तरफ को बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उसका मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा, और ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डज नॉट चेंज, क्योंकि ये एल्केन फैमिली है तो सारे मेंबर्स का सेम फॉर्मूला है एंड सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अल्कोहल फैमिली सबका फॉर्मूला जो है ना वो सेम है, फॉर्मूला मीन्स फंक्शनल ग्रुप सेम है एंड सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सब सेम बिहेव करते हैं। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, उसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया है ना सर्टेन पैटर्न। आपको बताना है ये पीरियोडिक टेबल किसने दी थी और इसका पीरियोडिक लॉ क्या था। ओके, एंड लिस्ट द 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड 2 एनोमलीज ऑफ द पीरियोडिक लॉ। इस क्वेश्चन को वैसे मैं ओरली ही बताऊंगी बिकॉज ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। सो आप ये समझ लो सारे गामा लिखा हुआ है ना, तो ये न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। न्यूलैंड ने अपना एक पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था, उनकी पीरियोडिक टेबल को हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। उनके अनुसार अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रखें, जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, तो उन्होंने कहा कि हर एक एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैच करेगी। बट ये नहीं चला, 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, बस यही मान लो कि भाई बढ़ते हुए फॉर्म में रखा एटॉमिक मास के, दूसरा पहले और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी जैसे क्लासिकल म्यूज़िक नोट्स में होती है। ठीक है, अब फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो पाई, सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाई। कहीं कहीं पे न्यूटन ने अपने अरेंजमेंट्स भी करे थे, तुक्के मारे हुए थे, कहीं कहीं पे डिसिमिलर एलिमेंट्स को टुगेदर रखे, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए थे, थ्योरी फेल हो गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ द सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मार्क ऑन द पैटर्न द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। सो बहुत सिंपल सा है बच्चों, सोलेनॉइड होता क्या है, पहले मैं सोलेनॉइड बना देती हूँ फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो ये क्या है, ये करंट कैरिंग कॉइल है एक, ये देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है। अगर हमने इसको बैटरी से जोड़ा ना तो इट विल बिहेव लाइक मैग्नेट। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ करंट कैरिंग कॉइल। सो जो करंट कैरिंग कॉइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सोलेनॉइड होता है ना कुछ इस तरीके से, ये देखो इसका टेस्ट किया गया और जब इसमें करंट पास कराई गई तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये देखो ये कुछ इस तरीके से माना जाता है कि कुछ इस तरीके से जो है सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, ओके, नाउ करंट कैरिंग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अ करंट कैरिंग वायर wrapped in circular coils, wrapped in circular coils to form cylindrical shape is called solenoid। ओके, सो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या हुआ, एक करंट कैरिंग वायर, ये जो ऐसे ऐसे कॉइल्स दिख रही है ना, ये एक कॉइल और बहुत सारी कॉइल मिलके सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर जो बना रही है ना, ये जो कॉइल्स हैं, दीज कॉइल्स, ये किस चीज़ की कॉइल है, ये मेटल की कॉइल्स हैं। ठीक है, और ये वायर, ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो होगी, जब बैटरी को, ये जब की को कनेक्ट किया जाएगा तब सर्किट क्लोज होगा, करंट बहेगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स वगैरह या फिर कोई और आयरन की चीज़ लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा।
तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड को हम खाली भी रैप कर सकते हैं, किसी रॉड के ऊपर भी रैप कर सकते हैं, मेटल रॉड के ऊपर भी उसको रैप कर सकते हैं। अब सोलेनॉइड क्या, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है विद इन दी सोलेनॉइड। विद इन दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट चलती हैं और यूनिफॉर्मली चलती हैं, बट बाहर देखो नहीं चलती हैं। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देती हूँ पहले। ओके, सो 12th क्वेश्चन ये कहता है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें कॉइल 1 इज़ कनेक्टेड इन सीरीज with a battery and a plug key with coil 2 is connected with a galvanometer। देखो बच्चों, जब कभी भी दो कॉइल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और एक कॉइल में हम बैटरी लगाते हैं और दूसरी कॉइल में हम सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रोसेस देखने के लिए मिलती है वो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है व्हाई डज द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन द की इज प्लग्ड इन एंड नॉट व्हेन अ स्टेडी करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब होगा क्या, जब पहली कॉइल जो कॉइल 1 है, जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया और जस्ट ऑन किया, जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे उसके करंट क्या होगी, 0 से हाई मैग्नीट्यूड पे जाएगी, मीन्स करंट बढ़ेगी। जब करंट में चेंज होगा ना, तो करंट जब किसी वायर में फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि प्रोड्यूस हुई हैं वो दूसरी कॉइल से भी पास होंगी। जब वो दूसरी कॉइल से पास होंगी तो दूसरी कॉइल का जो एरिया है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, एकदम से बढ़ेगी, यानी कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या 0 से मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसमें एक करंट इंड्यूस होगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो नाउ गैल्वेनोमीटर इसीलिए डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, सो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, galvanometer shows deflection only when the key K is plugged in because क्या होगा, because there is a change in the magnetic flux of coil 2 associated with coil 1। ओके, सो कौन सा फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, सो ड्यू टू, यहाँ पे आप म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन induced current will generate and galvanometer will show deflection। ओके, नंबर 2, व्हाट इज ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द की इज प्लग्ड आउट। अब अगर हम की को प्लग आउट करेंगे, की को हमने क्या कर दिया, ऑफ किया, की जब हम ऑफ करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट अब तक जो मैक्सिमम पहुंची थी वो दोबारा से मिनिमम यानी कि 0 पे पहुंचेगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होगा, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस्ड होगी सर्किट में। सो
गैल्वेनोमीटर विल शो अगेन डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया बच्चों। दूसरा पार्ट, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन अगेन बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब गैल्वेनोमीटर में जो है फिर से डिफ्लेक्शन होगा, बट जो डिफ्लेक्शन पहले हुआ था उसकी रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तीसरा पॉइंट, स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit induced due to change in magnetic flux induced current is generated, okay, which opposes the change in magnetic flux. Okay, so hence galvanometer shows deflection. ओके, सो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस देख सकते हैं बच्चों। अगर हम किसी भी कॉइल में करंट को बढ़ाएं या करंट को घटाएं तो चेंज होगा, एक करंट डेवलप हो जाएगी उसके अंदर खुद के कारण ही, या कोई दो कॉइल्स हैं उसमें एक के कारण दूसरे में, तो इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रही है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। और अगर करंट कांस्टेंट हो गई, जैसे पंखा है ना, मैंने पंखा ऑन किया तो पंखा धीरे 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 मैक्सिमम स्पीड लेगा, तो जब वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा ना तब करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगी। सिर्फ ये घटना तब मिलेगी जब तक करंट जीरो से मैक्सिमम नहीं पहुंच जाती या मैक्सिमम से जीरो नहीं पहुंच जाती। सो गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन when there is a steady current in the circuit. Okay, so now next point, एक डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रिक मोटर का और कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड। सो एज शोन इन द फिगर, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन्स इसका ऑप्शन है बी पार्ट है, ओके, एंड एक मिनट, और हाँ ऑप्शन में बी पार्ट है। बी पार्ट में एक डायग्राम दिया हुआ है मोटर का जिसमें as shown in the figure the current in the coil ABCD flows from A to B in the arm and C to D in the arm CD. Okay, state the directions in which the arm AB and CD will experience the force. Now आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? ये वाला रूल। अब देखो यहाँ पर आपकी ये क्या होता है? फादर मदर चाइल्ड। ओके, व्हाट इज़ दिस? फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। नाउ आपके जो डायग्राम है उसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रही है? करंट ऊपर जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड N2S है, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो आपका थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। ये किसकी बात चल रही है? AB की। यानी कि जो AB होगा, इसमें पूछा है AB एंड CD विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो AB का फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है। अब CD की बात करते हैं। CD में करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर ही है भाई, N2S ही है, ये वाली फिंगर हमारी ऐसी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड N2S है, करंट नीचे आ रहा है CD में, तो थंब मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे, आंसर पहले क्वेश्चन नंबर क्या भी, आंसर नंबर है हमारा
12, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, ए बी में कहाँ फोर्स लग रहा है बच्चों, डाउनवर्ड, और सी डी में कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ए बी सी टी एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो पी और क्यू करके, भाई मुझे पेपर दिख रहा है अभी एडिटिंग नहीं हुई है। सो पी और क्यू करके कम्यूटेटर होता है जो कि कॉइल को ना घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो पी और क्यू जो है हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर बी, पी एंड क्यू, ये होते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। डायग्राम में इजीली मेंशन है, यू कैन गो थ्रू द डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ABCD स्टेट द डायरेक्शन इन विच आर्म AB एंड CD विल एक्सपीरियंस द फोर्स। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, अभी AB में करंट ऊपर जा रही थी, CD में करंट नीचे जा रही थी। अब होगा क्या, कॉइल ऐसे घूमेगी। अब CD इधर आ गया, AB इधर आ गया, तो CD में करंट ऊपर जाएगी और AB में करंट नीचे जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ AB पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड, और CD पे कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। नाउ डी पार्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से। नेम द रूल विच इज अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड। वो तो मैं आपको रूल बता ही नहीं होती देर से, कौन सा रूल बता रही हूँ मैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड हियर। सो डी पार्ट का आंसर फटाफट से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट hand rule. Okay, so this was the easiest one question. So question number 13 बायो का है, और बायो का क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ डू मैंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, एक्सप्लेन। तो मैंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बच्चों उसने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स क्या थे उसके, एक था राउंड येलो और दूसरा था रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मैं बताती हूँ, राउंड येलो में सपोज किया कुछ इस तरीके से, एंड रिंकल्ड ग्रीन में हमने सोच लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन पेयर्स इन दिस वे, और इसको भी बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। बायो के चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा ये सब कुछ। अब जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन में, तब उसको RY मिला। जब उसने फेसेस, मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, और सेल्फ पॉलिनेशन में उसने क्या देखा कि F1 प्रोगेनी में सारे कैरेक्टर्स क्या थे, डोमिनेंट वाले थे, सारे डोमिनेंट थे। तो ये क्या है, F1 प्रोगेनी, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर लिए हुए हमने, तो सारे कैरेक्टर्स क्या मिले, राउंड एंड येलो। अब जब मैंडल ने क्या किया कि ये जो बने थे ना, ये जितने भी यहाँ पे ट्रेड्स दिख रहे हैं, इन सब का जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मीन्स RY से उसने 4 पेयर्स बनाए, RY और RY, ठीक है। सो उसने क्या किया, एक 4x4 की टेबल तैयार की कुछ इस तरीके से। देखो इस तरीके से टेबल तैयार की थी ऐसे, ठीक है। सो ये जो थे ना RY, जब उसने क्रॉस कराया तो दोनों R एक साथ लिख दिए, दोनों Y, RR YY, RR पिक्चर की बात नहीं हो रही है, हाँ, RR YY,
आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ओके, ये बड़ा भाई है तो बड़ा भाई पहले लिखेंगे, छोटा भाई बाद में लिखेंगे। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई, बड़ा भाई वाई, आर आर वाई वाई। इस तरीके से 16 ट्रेट मिले। अब देखो जहाँ पे दोनों आर है ना वो राउंड है और दोनों वाई कैपिटल हैं वो येलो है, तो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन। जो छोटे वाई है ना दोनों तो ग्रीन हो गया, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, ग्रीन। ये दोनों छोटे आ रहे हैं तो ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड। तो कुछ इस तरीके से बच्चों कुछ क्या मिला था यहाँ पर देखने के लिए। टोटल 16 है तो 9:3:3:1 इस तरीके से देखने के लिए मिला था। 9 जो थे ना वो राउंड येलो मिले, 3 जो है वो राउंड ग्रीन मिले और रिंकल्ड येलो मिले और 1 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन मिला। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो ये है कि इसका पूछा है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट दी ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो भाई यहाँ पे जो रेशियो है वो ये बताते हैं कि F1 कैरेक्टरिस्टिक्स में सारे के सारे डोमिनेंट, F2 कैरेक्टरिस्टिक्स में जो छुप गए थे ना, जो कैरेक्टर्स छुप गए थे यहाँ पे छुप गए थे, डोमिनेंट वाले ही दिख रहे थे, रिसेसिव वाले दिख ही नहीं रहे थे, तो वो F2 कैरेक्टरिस्टिक्स में F2 जनरेशन में जब F1 का क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो वो दोबारा से वापस आ गए। यानी कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं, वो जीन्स में होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो कि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से लिया है। एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। सो इसमें क्या दिया है मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से 3 रजिस्टर्स दिए हैं, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ये 20 ओम है। ठीक है, ये 3 रजिस्टर्स के बाद यहाँ पे 2 आर्म्स में ये रजिस्टर्स डिवाइड हो गए हैं। ये देखो ये 3 रजिस्टर ऊपर लगा रखे हैं इस वाली आर्म में और नीचे वाली आर्म में भी 3 रजिस्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, सो नॉर्मली होता क्या है कि आप लोग इतने बड़े बड़े सर्किट देख करके कंफ्यूज हो जाते हो एंड कंफ्यूज क्या, पहले तो डर जाते हो और डर की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक को समझना है कि सर्किट्स को सॉल्व कैसे करना है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 ओम है, दिस इज़ 10 ओम, दिस इज़ 15 ओम, this is 10 ohm, this is 20 ohm and this is 30 ohm. This is arm B, this is arm C and this is arm A. अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म A। फाइन, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज आंसर नंबर 14। सो हमें फाइंड करना है आर ए का टोटल रेजिस्टेंस, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। मीन्स इन टोटल इन दोनों को टोटल मिला करके कितना रेजिस्टेंस हुआ। सो मैं अगर उसको आर डैश बोलूँ तो, या फिर मैं उसको आर बी सी बोल देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है सी पार्ट में, हमें फाइंड करना है करंट दैट फ्लोज थ्रू द अमीटर, यानी कि हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है अमीटर में। ठीक है, एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन द अमीटर व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन। उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब सुनो, ये सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इसमें रजिस्टर्स की संख्या 9 है, तो उस हिसाब से आप प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को लग रहा होगा कि ये सर्किट बहुत डिफ़िकल्ट है, बट नो नीड टू वरी, ट्रस्ट मी। देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, येस दिस इज 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ देखो ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। ऑलवेज बच्चों ध्यान रखो, करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से रिलीज होती है। करंट को अगर कोई भी डायरेक्शन मतलब आप अगर करंट की डायरेक्शन दिखाना चाहोगे तो प्लस टू माइनस, करंट को अगर कोई और पाथ नहीं मिलता है तो करंट स्ट्रेट जाती है। देखो करंट को यहाँ पर कुछ और नहीं मिला जाने के लिए तो वो इसी में चले गई, यानी कि इन सारे रजिस्टर्स में करंट कितनी जाएगी, आई। ठीक है, नाउ यहाँ पर आकर के आप देखते हो कि ये जो वायर है इसके आगे का रास्ता 2
आर्म्स में डिवाइड हो गया है, बी में और सी में, तो करंट भी डिवाइड हो जाएगी। मैंने माना करंट जो बी में गई है वो I1 है, जो करंट सी में गई है वो I2 है। ओके, नाउ एक चीज़ मैं और करती हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो ये है कि मैं रजिस्टर्स की नेमिंग करती हूँ सबसे पहले, ताकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने इस तरीके से एक सीक्वेंस में उनके नाम को रख दिया है, R9 तक मैंने उनका नामकरण कर दिया है। नाउ मुझे फाइंड करना है आर्म ए का रेजिस्टेंस। तो आर्म ए में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं जिनके नाम है R1, R2 और R3। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं क्योंकि इनमें सेम करंट जा रही है, इसलिए RA का फॉर्मूला लगाया R1 + R2 + R3। R1 कितना है 5, R2 कितना है 15, R3 कितना है 20। तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया 40 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस आर्म ए का है 40 ओम। नाउ आर बी और आर सी मीन्स इन दोनों का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, आर्म बी में करंट I1 है, आर्म सी में करंट I2 है। अगर करंट डिफरेंट होती है अक्रॉस दी रेजिस्टर्स, सो वो रेजिस्टर्स कहलाते हैं पैरेलल। बट यहाँ पर जितने भी तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो तीनों के तीनों सेम करंट लेके जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं RB को सॉल्व करूँगी। RB में R4, R5 और R6 सीरीज़ में है, यानी कि 5 + 10 + 15, ठीक है, 30 ओम बन गया टोटल RB। अब मुझे RC निकालना है। RC में भी मुझे तीनों सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, R7, R8, R9 को हमने सीरीज़ में सॉल्व किया, तो 10, 20 एंड 30, 10 + 20 + 30 यानी कि 60 ओम। सो RC मिल गया ये। अब बच्चों ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ये दोनों पैरेलल में हमें जोड़ना होगा। सो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमने मान लिया कि RBC जो है उनका टोटल है, सो दिस इज इक्वल टू RB + 1/RC। पुट दी वैल्यूज ऑफ RB की वैल्यू है 30 एंड 1/RC जिसकी वैल्यू है 60। टेक एलसीएम लेना आता है ना, 60 हो गया एलसीएम, 32 जा 61 जा 3/60 हुआ, यानी कि RBC की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, RBC हो गया यहाँ पर 20 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर भी आ गया 20, ठीक है। सो IA हमें मीटर में करंट निकालना है, सो ओम्स लॉ लगा दीजिए, IA = V/R। बट अभी तक तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता ही नहीं चला भाई, हमें इसका पूरा रेजिस्टेंस पता चल गया, कितना है 20, इसका पूरा रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 40, ठीक है। नाउ क्या ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो सकता है, देखो दिमाग लगाओ भाई, ये वाला पूरा सर्किट हमने सॉल्व करके RA बनाया था और RA कितना था 40, ठीक है। एंड नाउ ये पूरा RBC हो गया जो कि है कितना 60, 20, ओके। सो ये 20 ओम है। सो देखो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है, सीरीज़ में है। सो 1/R = 1/RB 1/RA + 1/RBC। सो 1/RA, RA की वैल्यू कितनी है 40 + 1/20, एलसीएम ले लो 40, ओके। नाउ यहाँ पे सॉरी, मैं क्या फॉर्मूला मैं पैरेलल में लगा दिया बच्चों, ये सीरीज़ में है, ठीक है। तो सीरीज़ में है तो R करेंगे RA + RBC, ओके। सो 40 + 20 यानी कि 60 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट का फॉर्मूला लगा दो, करंट क्या होती है I = V/R। सो करंट के लिए हमने IA लिखा है, टोटल वोल्टेज कितनी लगाई हुई है, वोल्टेज 6 है और रेजिस्टेंस 60 है। सो 6 × 10 = 60, यानी कि टोटल करंट जो हो गई वो है 0.1 एम्पियर। सो अमीटर जो है ना वो करंट दिखाएगा 0.1 एम्पियर। नाउ आते हैं सी में एक ऑप्शन दिया हुआ है, आइदर आप पूरा अमीटर में करंट बताइए या फिर करंट बताइए जब B को हम विड्रॉ कर लें, B को हम विड्रॉ कर लें मतलब इसको हम हटा दें। अगर हम इसको हटाएंगे तो सोचो, तो I1 तो जाएगी ही नहीं ना, इस आर्म को हमने पूरा हटा दिया, तो जो करंट इसमें जा रही थी वही करंट तो इसमें जाएगी,
है नहीं, यानी कि सारे के सारे सीरीज़ में हो जाएंगे। जब ये सारे सीरीज़ में हो जाएंगे सो इन दैट केस R विल बी इक्वल टू R1 R2 R3 R7 R8 और R9 का सम, ठीक है। तो 5 15 20 5 15 20 10 20 30 सारे ऐड कर दो, 50 60 70 80 90 और 100 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू V ओवर R। सो वोल्टेज टोटल 6 है एंड 100, सो कुल मिलाकर के आ गया 0.06 एम्पियर। सो इस तरीके से सिंपली ये सर्किट सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट इफ़ यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर सो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी हार्ड। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बायो से रिलेटेड है। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों जल्दी से। ओके, सो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कितना पसंद है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत पसंद है तो लिखिए वेरी मच, आई लाइक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अगर पसंद नहीं है तो फिर फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जितनी भी वीडियो है सारी की सारी देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन 15 कहता है द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। In asexual reproduction, a single individual parent produces offsprings without the involvement of gametes, which is true. This method is a common means of increasing the offsprings rapidly under favorable conditions. Asexual reproduction occurs mostly in unicellular organisms, some plants and certain simple multicellular animals. क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, स्टेट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, ऑल्सो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप फटाफट से इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, लेशमानिया, ओके, एंड जो डिजीज प्रोड्यूस करता है वो है कालाजार। लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसका आंसर पैरा में ही छुपा हुआ है बच्चों, आपने इतना बड़ा पैरा पढ़ा, उसमें खुद दे रखा है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो इसमें दे रखा है कि एक सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, फाइन, बट इसका फ़ायदा यहाँ दे रखा है इंक्रीजिंग द ऑफस्प्रिंग्स रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। मतलब यहाँ पर प्लांट्स जो हैं उनमें फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी आ जाता है। मतलब लाइक अगर हम वेट करें कि वो खुद ब खुद कब उनमें रिप्रोडक्शन होगा तो वो टाइम टेकन होगा, बट अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाएंगे तो उसमें रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ओके, एंड इसमें दे रखा है कि दूसरा बता दो। दूसरा ये है कि जो भी पेरेंट प्लांट होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा ऑफस्प्रिंग से। ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट से। नाउ सी का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। सो हाइड्रा बडिंग कैसे करता है बच्चों, हाइड्रा के सरफेस पर कुछ टिश्यूज़ क्या करते हैं, टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ TISSU टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं रैपिडली। जब वो रैपिडली डिवाइड करते हैं तो अगर ये हाइड्रा है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है, तो इसके सरफेस पर ये बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। इस तरीके से हम हाइड्रा बनाते हैं, ठीक है। ये अब होता है क्या, जब इसको रिप्रोडक्शन करना है तो इसके सरफेस पे कहीं पर भी बहुत सारे टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं, मीन्स सेल्स ग्रो करती है और एक बड आ जाती है। ये बड क्या करती है, ये बड धीरे धीरे सारा का सारा न्यूट्रिशन लेती है किससे, हाइड्रा से, ठीक है। ये सारा न्यूट्रिशन हाइड्रा से लेती है और फिर ये बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते ये खुद ब खुद जो है ये कुछ इस तरीके से, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हाउ इट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से
ये, ठीक है। तो पेरेंट प्लांट क्या होता है, थोड़े समय के बाद सेपरेट हो जाता है एंड जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं आता, सो जस्ट यू ड्रॉ एंड देन यू विल गेट मार्क्स। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्पाइरोगायरा फिलामेंट मैच्योर्स एंड अटेन्स अ कंसिडरेबल लेंथ। स्पाइरोगायरा का एक फिलामेंट मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। स्पाइरोगायरा का बहुत यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सो स्पाइरोगायरा में क्या होता है ना बच्चों, ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम होता है, ठीक है, एक सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर होता है और ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है स्पाइरोगायरा का। सो जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने आप को पीसेस में क्या कर लेता है, कट कर लेता है, मीन्स अपनी बॉडी के फ्रैगमेंट्स कर लेता है, ठीक है। और ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, ये, ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और फिर ये पूरे के पूरे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजिया एंड राइजोपस वर्स्ट ऑन मैचुरेशन। सो जो स्पोरेंजिया होता है राइजोपस में, उसके अंदर छोटे छोटे से राइजोबियम होते हैं और जब वो सेल मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होकर वो सेल बर्स्ट कर जाती है और जब वो बर्स्ट करती है तो स्पोरेंजियम नीचे गिर जाते हैं सॉइल में एंड देन वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। सो इस तरीके से मैच्योर होने पर जो है स्पोरेंजिया क्या करता है, बहुत सारे एक नेटवर्क बना लेता है, एक चेन बना लेता है, ठीक है। सो दिस वाज इनफ for today. We have seen so many questions, we have gone through their basics. डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।